नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ राजनेता अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अमर सिंह जी, आप इंडियन पॉलिटिक्स की ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसके अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं, और उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त सरकार है उस पार्टी के साथ तो आपका बहुत बड़ा रिश्ता रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी, इन तमाम मोर्चों पर कटघरे में खड़ी है। मैं अखिलेश को एक बहुत अच्छा लड़का मानता जी, और उसकी विनम्रता का मैं कायल हूँ, लेकिन जब भी मुझे मुख्यमंत्री अखिलेश के बारे में बोलना पड़ता है और मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ तो मेरे मन में बड़ा अंतर्द्वंद और पीड़ा और विषाद होता है। जी, आज सवेरे से 3 बार मैंने मुलायम सिंह को फोन किया। एक बार नहा रहे थे, एक बार तैयार हो रहे थे और एक बार बताया गया सभा में चले गए। अब तो राज्यसभा का टिकट का प्रश्न नहीं है और नहीं कोई ऐसी तीव्र इच्छा है। जी, पहले फोन पर अखिलेश मिल गए जी, और हंस के कहने लगे कि गुजरात न जाने पर आपकी टिप्पणी और बयान मैंने पढ़ लिया और मेरी गलती हुई। जी, मुझे एक शाम पहले ही गुजरात जाना चाहिए था। मैंने कहा दूसरी गलती भी हुई कि इकोनॉमिक टाइम्स के ग्लोबल समिट में भी आप दिखाई नहीं दिए, मोदी और अरुण जेटली थे। जी, तो मैंने उनको भी एक बात कही, जो आज मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, या तो आप पूरे अपने अधिकार से काम करिए, जी, बुलडोज करिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री आप हैं नहीं, मुख्यमंत्री आपको दिखना भी चाहिए, आपकी दबंगई दिखनी चाहिए, आपकी निर्णय लेने की क्षमता दिखनी चाहिए, हाँ। निर्णय पर टिकना भी चाहिए, टिकना भी चाहिए। जी, तो ये आपके पिता के द्वारा, आपके तथाकथित चाचा अमर सिंह के द्वारा बनाई हुई नीतियां हैं जिसके आधार पर उद्यमी आए थे। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारी की सारी स्टील मिलें रुक रहे हैं जी, और इन रुग्ण इकाइयों के मध्य एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने घाटे में चल रही यूनिट को 100 करोड़ के मुनाफे का करा दिया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके पक्ष में। जी, प्रॉमिसरी स्टॉपेल का जेपी से संबंधित जी, एक मामले का उदाहरण देकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज ही एक निर्णय दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर इन उद्यमियों को वादा किए हुए राशि का भुगतान नहीं होगा, तो ये बताइए इस वादा खिलाफ के बाद अगर टाटा भागेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां उद्योग लगने चाहिए वहां पर लगे हुए उद्योगपति उद्यमी अहमदाबाद और शिवराज सिंह की तारीफ करेंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। अमर सिंह, आपने तो बहुत नजदीक से देखा पार्टी को, परिवार को, उनके सबको देखा। समस्या कहां पर है? अब जैसे देखिए कई हजार ट्रांसफर्स हो चुके हैं अब तक। समस्या 6 बार डीजीपी बदल चुका, 5 बार समस्या होम बदल चुका। परिवार के समझ की है जी, समस्या इस बात की है कि राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ है, जी, कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा समायोजन है, पार्टी बहुत बड़ी है, मुलायम सिंह जी बहुत मेहनती हैं, मुलायम सिंह जी की व्यक्तिगत ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं, जी, लेकिन एक जो चौकीदारी होती है कि आपके सहयोगी, उनका जो एक परिदर्शन होता है, एक विजन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, जी, तो जो उद्योग विभाग में बैठा है उसका उद्योग का विजन नहीं है, जो वित्त विभाग में बैठा है उसका वित्त का विजन नहीं है। मैं समझता हूं कि अखिलेश को अनुभव की कमी है, जी, लेकिन अखिलेश का अगर सही प्रशिक्षण होता तो उनके अंदर विजन को विकसित करने की अद्भुत क्षमता है। जी, लेकिन इसके पहले कि उसकी उस क्षमता का विकास हो, उसके पहले पावर के कई सेंटर बन गए। अब वो विदेश जाते हैं तो एक समान विवाद पर अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने की अपेक्षा अपने वापस आ जाते हैं। हम और मुलायम सिंह यूनाइटेड नेशन गए थे, हम लोगों की भी बड़ी तलाशी हुई थी। मुलायम सिंह जी ने हंसते हुए अपनी तलाशी दी और हम दोनों व्यक्ति यूनाइटेड नेशन के समारोह में सम्मिलित होकर के आए थे, क्योंकि भारत के प्रतिनिधि के रूप में यूनाइटेड नेशन में शामिल होना एक सम्मान की बात थी। ये छोटी बात थी, ये तलाशी छोटी बात है। तलाशी रोज हम लोगों के हवाई अड्डे पर होती जी, और कई लोग पहचान कर ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं। ये उनको सुख मिलता है कि अमर सिंह की तलाशी हो रही है, तो हम तलाशी बड़े प्रेम से देते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं जी। तलाशी की छूट हमें नहीं है। लेकिन अमर सिंह, आपको नहीं लगता कि जब लर्नर हो ड्राइवर, तो फिर गाड़ी के बगल, ड्राइविंग सीट के बगल में एक बहुत ट्रेंड ड्राइवर बैठता है जो किसी भी समय ब्रेक लगा सके, किसी भी समय स्टीयरिंग को घुमा सके, तब लर्नर को आप सड़क पर उतारते हैं। देखिए, अखिलेश को देख के कभी कभी लगता है कि अच्छा रहता कि अगर मैं वो ड्राइव करते और मैं उनके बगल में बैठा रहता, जी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ऐसा होना संभव ही नहीं दिखता।
अब बहुत अच्छे लोग हैं, जावेद जी हैं, आजम खान जी की पत्नी हैं, जया बच्चन जी हैं, जी और तमाम बड़े बड़े लोग हैं, और चंद्रपाल यादव जी हैं। ये सब अच्छे लोग हैं। और प्रवक्ता के रूप में भुक्कल नवाब साहब हैं, रविदास मल्होत्रा जी हैं। ये सब लोग समाजवाद की लौ को और छवि को कीर्तिवान करेंगे, इनका बड़ा विजन है। मुझे तो दुख आज इसलिए हुआ, मैंने मुलायम सिंह जी को इसलिए फ़ोन किया कि जिस टाटा को मैं उत्तर प्रदेश में लाया था, उसके प्रतिनिधि मुझे गालियां देने आए थे आज कि किस उत्तर प्रदेश में ले गए। जी रविकांत जी आए थे और कई सभाएं की थी, और बहुत प्रसन्न होकर, उत्फुल्लित होकर, उत्साहित होकर के उन्होंने लखनऊ में ये कारोबार शुरू। अमर सिंह जी, आप मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक शायद ये निवेश का काम आगे बढ़ नहीं सकता। देखिए, कानून व्यवस्था कर सकती है देखिए सरकार। उस समय जी, लेकिन आज की तारीख में जब मैं देखता उस समय हमारे काल में सिर्फ एक व्यक्ति था, मुलायम सिंह जी थे। और मुलायम सिंह जी जबान के बहुत धनी थे, विश्वास करने की उनकी प्रक्रिया बहुत कड़ी थी, और वह हमारी बुराई करना तो दूर, हमारी बुराई करने वालों की शक्ल भी नहीं देखते थे। बाद में ऐसा हुआ कि हमारी बुराई करने वालों को पारितोषिक मिला। जी, आजम खान जी की पत्नी को बना दिया गया राज्यसभा में, और जयाप्रदा जी की बत्ती उतारने वाले अधिकारी की नियुक्ति हो गई। जी, दुनिया की बात जाने लीजिए, हमसे तमाम लोगों ने रिश्वतें मांगी, अधिकारियों ने, क्योंकि उनको लगा कि मैं झंडू वाम हूँ और मुलायम सिंह जी तक हमारी पहुंच नहीं है, अखिलेश तक पहुंच नहीं है, हमसे रिश्वतें मांगी। आपने शायद अपना उत्तर प्रदेश से कारोबार भी समेट लिया। हमने कारोबार समेट लिया था जी, लेकिन जिसको हमने वो कारोबार बेचा, जी, उसको प्रदूषण की तकलीफ हुई थी। जी, तो उसने मेरा कारोबार लेने से मना कर दिया। अभी मैं उसको समेटने के ही मूड में हूँ। लेकिन मैं कहूंगा कि जब अखिलेश को पता चला तो उसने तत्काल कार्रवाई की और उसने मुझे राहत भी दी। जी, तो मैं आजकल सच बोलने की प्रवृत्ति में हूँ, तो कभी कभी हमारा सच कटु हो जाता है तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन अखिलेश ने आज बात की और उसने ये भी कहा कि टाटा और चंद्र प्रकाश अग्रवाल ऐसे लोगों को जाने मत दीजिए अंकल, 2 तारीख को 10 बजे भेज दीजिए, अब मैं देखूंगा 2 तारीख को 10 बजे क्या होता है। जी, लेकिन मेरे पास कोई सत्ता है नहीं, मेरे पास कोई मंच है नहीं, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश की उपलब्धता ने मुझे हर्षित किया, उत्साहित किया। लेकिन जो उद्योग के प्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहा सभाएं बहुत हो गई लेकिन काम नहीं होता है, अप्लाई अप्लाई बट नो रिप्लाई। ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन की कहानी है। जी, नहीं, बहुत सारे अधिकारी कहते हैं कि हम लोग डिलीवरी मैकेनिज्म इसलिए डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है हर स्टेप पर। देखिए, मैं बोलूंगा तो फिर आदरणीय मुलायम सिंह जी को बुरा लगेगा। ये रोज मुलायम सिंह यही बात कर रहे हैं कि ये नेता मस्त और जनता त्रस्त। हाँ, ये मेरी बात नहीं है, पिछली बैठक में भी उन्होंने कहा कि नेता मस्त और जनता त्रस्त। जी, तो जब स्वयं समाजवादी परिवार के मुखिया ये बात कह रहे हैं कि नेता मस्त और जनता त्रस्त और लूट रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, SIT जो सुप्रीम कोर्ट की ब्लैक मनी के लिए बनी है, उसके पास मंत्रियों का जो लोकायुक्त है उनके पास कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा अर्जित काले धनों की लंबी सूची मिली है, और शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने पर भी वो बंद नहीं हो रही है। बंद नहीं हुई। जी, तो देर होता है, अंधेर नहीं होता। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है, ये बात मैंने भी कई बार अपने बिग बुलेटिन के शो में सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने रखा। उस परिवार का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा मुखिया, संरक्षक मंच पर बोलते हैं। अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी जो उनकी लखनऊ में, उसमें मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमारे पास तमाम मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले आए और हमने फलां को दे दिए और कहा भाई इनको निकालो। मुलायम सिंह जी ऐसी बातें अधिकारी मैं ये नहीं समझ यह बात भी हुई कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा जी कि इस पर अगर इन अभियोगों पर कार्रवाई होगी तो कई बड़े लोग भी इसमें जाए। नहीं, तो मैं वही नहीं समझ रहा, अगर मुलायम सिंह जी, अव्वल तो मुलायम सिंह जी को पब्लिक में बोलने की जरूरत क्यों पड़े, वो बुला के बोल सकते हैं। इसलिए मुलायम सिंह जी बोलते हैं कि मुलायम सिंह जी ऐसा नहीं चाहते कि हो, उन्होंने बहुत श्रम से इस दल को बनाया और यहाँ तक पहुंचाया है। मुझे मालूम है कि तब फिर कार्रवाई क्यों नहीं, अगर फिर सबसे बड़े नेता हैं वो, तब तो उनके बोलने के बाद अमर सिंह जी कार्रवाई हो जानी चाहिए था। कहीं ना कहीं शिथिलता आई,
कहीं ना कहीं निगरानी में कमी आई है। हेड ऑफ द फैमिली अगर कोई राय रखता है कि ये आदमी भ्रष्ट है तो उसको तो तत्काल समाजवादी पार्टी के पूरे के पूरे इतिहास में इतनी कम सीटें कभी नहीं आई जितनी अभी आई हैं। ये जो 11 उपचुनाव हम इसलिए जीते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, मतों का वितरण नहीं हुआ, और दूसरी बात सत्ता में रहने के कारण 11 जगहों पर पैनी नजर थी। उपचुनाव में फायदा मिलता है सत्ता में। और नहीं, तीसरी बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो पुराने स्थापित चेहरे हैं उन्होंने भी शिथिलता दिखाई। उनके अपने संभागीय इंटरेस्ट हैं, अपने गुट हैं जी। तो जिस तरह से मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के पुराने व्यू को पूरी तरह से तोड़ डाला है और उसकी जगह नए लोग आए हैं, जैसे पर्रिकर आए हैं या नड्डा आए हैं। ये लोग कौन है, इनका नाम भी अभी तक स्मरण करने में कष्ट होता है। एकदम नए चेहरों को लेकर के आए हैं। पुराने चेहरों में अरुण जेटली जी के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बड़े बड़े पदों पर या मुख्यमंत्री के पद पर महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर के रक्षा मंत्रालय तक ऐसे चेहरे नहीं है जिनको राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पहचान नहीं हो सकती। जब नितिन गडकरी आए थे तब भी ये प्रश्न उठा था, ये नितिन गडकरी कौन है। अब कोई नहीं ये प्रश्न करता, क्योंकि नितिन गडकरी जाने जा चुके हैं। तो ठीक उसी तरह से पहले पुराने समाजवादी ढांचे में लोग राम सेवक जी को, यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया जी ने बनाया। तो लोगों ने पूछा राम सेवक यादव कौन है, बोले इसीलिए उसको बनाया ताकि कोई पूछे ना, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस, मधुली में राम मनोहर लोहिया, मधु दंडवते को सभी जानते हैं। एक पिछड़े को जिसको कोई नहीं जानता उसको भी लोग जाने, तो उसको भी लोग जाने, इसलिए उसे अध्यक्ष बना। अच्छी बात। तो मुझे लगता है कि मोदी जी भी उसी प्रक्रिया पर चल रहे हैं। वो एक नई लीडरशिप देना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुझे इस बात की खुशी है कि लखनऊ के मेयर जो 2 बार जीते हैं, दिनेश जी, हाँ, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और अपने गिरिराज गुजरात का प्रभारी बनाया है। ये बड़ी बात है। तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो जाए, क्योंकि दिनेश शर्मा को कोई जानता नहीं, वो पॉलिटिकल वर्जिन है जी। राजनीतिक रूप से प्रयोग करने के, वो ऐसे प्रयोग करने के माहिर है मोदी जी। जैसे खट्टर को कोई नहीं जानता था, ले आए, या पर्रिकर रक्षा मंत्री होंगे, ले आए। तो अब उनकी नजर, मतलब जब राजा जिसको छुए वो रानी, तो मोदी जी की जिस पर नजर पड़ गई। तो दिनेश शर्मा जी लखनऊ के मेयर हैं और मुझे जहां तक पता है, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा हूँ, 10-10 हजार का चंदा लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है अखिलेश दास ऐसे ध्यानाध्य व्यक्ति के विरुद्ध, और फिर भी उसको जवाब दिया और जीत करके आए हैं और अपने गृह राज्य का प्रभारी बनाया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। महत्वपूर्ण भूमिका में है दिनेश शर्मा। और अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री के चयन में उनकी भूमिका थी, उनको भेजा इन बड़े कामों में। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल, जिस तरह से पहले मुलायम सिंह मुझे भेजते थे अन्य राज्यों में, आजकल शिवपाल को भेजने लगे हैं कि हरियाणा जाओ, अजीत सिंह के समारोह में जाओ। तो इससे लगता है कि उनकी नजर में शिवपाल थोड़ा चढ़े हैं। ठीक उसी तरह से लगता है कि मोदी जी की नजर में दिनेश शर्मा जी चढ़े हैं। अमर सिंह जी, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अमर सिंह जी के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और आज हमारे साथ हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, 2 सवाल मेरे पास और हैं। एक, अभी बराक ओबामा साहब आए तो जो मनमोहन सिंह ने परमाणु संधि की थी, परमाणु नागरिक संधि, वो 6 साल ठंडे बस्ते में रही, फिर उसको फिर से पटरी पर लाए नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा। बताया गया एक बड़ा इवेंट है वो। देखिए, इसके लिए मेरा सवाल, मुझे याद है जब इस मसले पर सरदार मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पर लगा दी थी, तो उस वक्त उसको संजीवनी समाजवादी पार्टी ने दी थी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलाने का काम आपने किया था। आपने ही अपनी पार्टी को इस बात के लिए राजी किया था कि इस वक्त सरकार का साथ देना चाहिए, इस पैक्ट के साथ खड़ा होना चाहिए, और उस वक्त भाजपा ने उसके खिलाफ वोट किया था। आज वो ट्रीटी फिर आगे बढ़ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो हंसी आती है और मुझे लगता है कि इसी को प्रारब्ध कहते हैं जी। मानव नहीं होता है समय होत बलवान, भीलन लूटिन गोपिका वही अर्जुन वही बाण। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन से मेरा विवाद इस बात पर हुआ कि मैंने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन को सहारा के बोर्ड से निकलने के लिए कहा और उन्होंने कहा इतने बड़े बोर्ड से आपने हमें इस्तीफा दिलवा दिया, आपको जलन होगी कि हम तीनों वहां हैं। अनिल अंबानी के घर पर ऐसी वार्ता हुई।
आज मैं बताऊं कि अगर सहारा के बोर्ड पर जितने पुरुष सदस्य थे सब तिहाड़ जेल में और महिला सदस्य हैं बाहर हैं जी तो अमिताभ बच्चन अगर सहारा के बोर्ड पर आज होते नामित सदस्य जी तो सुब्रत राय सहारा के साथी होते तिहाड़ जेल में, पद्म विभूषण वह ग्रहण नहीं कर रहे थे। जी विधि की विडंबना देखिए कि ममता बनर्जी कह रही कि अमिताभ बच्चन को भारत रत्न भारत रत्न मिलना चाहिए और वही ममता बनर्जी उस अमिताभ बच्चन के लिए कह रही है भारत रत्न की बात जो सहारा के बोर्ड में और सहारा के को लेके और उन्होंने सहारा को लेकर के उन्होंने मोदी को बंदी बनाने की बात कही। सिर्फ चित्र था तो मोदी बंदी बने और सहारा के बोर्ड में सब परिवार हो रहे हैं उनको भारत रत्न मिले। अगर भारत रत्न किसी को मिलना चाहिए, अगर उन्हें पद्म विभूषण मिल रहा है तो दिलीप कुमार को मुसलमान होने की सजा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें भारत रत्न देना चाहिए या दिलीप कुमार को पहले पद्म विभूषण दे करके अगले साल अमिताभ बच्चन को देना चाहिए था। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को समानांतर रूप से एक ही पद देना, ये मैं किसी कटुता से नहीं बोल रहा हूँ, तार्किक रूप से बोल रहा हूँ। अगर अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार दोनों को साथ रखना है तो बिल्कुल अमर सिंह जी, यही बात लोगों ने तब भी कही जब सचिन को दिया गया था। लोगों ने कहा था पहले ध्यानचंद को दे दीजिए और उसके बाद फिर अगले साल सचिन को दे दीजिए, सचिन के पास अभी उम्र पड़ी है। बिल्कुल दिलीप कुमार को पहले पद्म विभूषण दे देते जी और उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड आज तक अमिताभ बच्चन को नहीं मिला है, दिलीप साहब को मिल चुका है। जी देवानंद साहब को देते, मरणोपरांत भी जब दिया है मदन मोहन मालवीय को, देवानंद साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, राज कपूर साहब को मिला है। अच्छा अमर सिंह जी, एक बड़ी मिस्ट्री है। वो दौर मैंने देखा जब बच्चन साहब और आपके बीच में बिल्कुल इतनी अभिन्नता, इतनी आत्मीयता थी और बिल्कुल एक परिवार जैसा, फिर ये अलगाव कैसे? आप बच्चन जी की आत्मकथा पढ़िए जी। सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन एक साथ रहते जी एक घर में जी। दोनों में मुकदमे भी हुए और अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ माने अमिताभा ये पंत जी ने रखा, ये मालूम है पंत जी ने रखा, पंत जी ने रखा। फिर दोनों में इतना टकराव हुआ कि मुकदमेबाजी की नौबत आई। ये तो ईश्वर की कृपा है कि हम दोनों में मुकदमे तो नहीं हुए और कोई विवाद भी ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन जी चतुर हैं जी। उन्होंने अपने मित्रों की मदद से अपना कर्जा चुका दिया जी। इसलिए विजय माल्या की तरह बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है। उनके साथ अच्छे मित्र थे हम लोग की तरह, भले उन्होंने हमारे को आरोपित किया, हमने सहारा के बोर्ड से समय रहते उनका त्यागपत्र करवा दिया जी। तो तिहाड़ में नहीं है, वो पद्म विभूषण लेकर के राष्ट्रपति भवन में है। आपको एक और ऐसा उद्घाटन करूं, पाक फिल्म को करमुक्त करने के लिए मैंने ही अमिताभ बच्चन को नरेंद्र मोदी के पास भेजा था, उनका परिचय कराने वाला भी मैं हूँ। लेकिन भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य व्याकुलाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। वर्तमान तो ये कि चकाचक है, टकाटक है उनकी दुनिया जी। वो स्थापित है, हम विस्थापित हैं। लेकिन ये तो विधि का विधान है, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख बिटे न रे भाई। अच्छा करने वालों को त्रेता में राम को भी कष्ट हुआ जी। ईसा को सूली चलना पड़ा, गांधी को ईसा को सूली और गांधी को गोली मिली। अच्छा क्या अमर सिंह जी, अमिताभ बच्चन रिश्ते नहीं निभाते क्या, ऐसा कह रहे? अमिताभ बच्चन जब संघर्ष कर रहे थे तो महमूद ने अपने घर पे रखा जी। बॉम्बे टू गोवा में अरुणा अरियानी जो उनके घनिष्ठ मित्र थे उनके साथ हीरो बनाया जी। महमूद साहब के साथ रिश्ते नहीं रहे। प्रकाश मेहरा ने जंजीर में देवानंद साहब को निकाल करके उन्हें नायक बनाया। उसने ही अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदली उसी फिल्म ने। आप प्रकाश मेहरा से उनके संबंध नहीं रहे जी। उसके बाद अमजद खान से उनके संबंध नहीं रहे। शुरुआती दौर में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन इतने घनिष्ठ थे कि दोनों का सहायक एक ही था जी। उनसे भी उतने निकट संबंध नहीं रहे। आजकल फिर कुछ अभी हुआ है, अभी हुआ है। शादी में अपने उससे पहले तो विवाद हो गया था, विवाद हो गया शादी में विवाद हो गया था। तो उनके लिए जीवन गांधी में परिवार से भी रिश्ता नहीं चला, गांधी परिवार से 3 पीढ़ी का रिश्ता नहीं रहा। हाँ, पंडित जी के समय से रिश्ता, पंडित जी के समय से। तो ये उनके जीवन के जीने की डीएनए है कि यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो जी। तो पीछे मुड़ करके नहीं देखते। वो कहते हैं हम राजनीति में नहीं है, लेकिन उनसे अच्छा राजनीति की समझ रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जी। उन्नति करने के लिए किस तरह से आत्मश्लाघा करनी पड़ती है। आज उन्होंने लिखा है कि इतना ज्यादा पद्मा अवार्ड किसी और परिवार के पास नहीं। 7 अवार्ड मेरे परिवार में। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये आत्मस्तुति करने की जरूरत नहीं है, यह बात लोगों को कहनी चाहिए, प्रशंसकों को कहनी चाहिए। हाँ, लोग कहें, यह बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। खुद गिन के बताना बहुत ये बात मोहम्मद अली के बाद अमिताभ बच्चन ने नहीं कही है। मोहम्मद अली ने कहा था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द माइटेस्ट जी। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कही है। ये भगवान कहे तो ठीक है हम ब्रह्मास्मि, आई एम द डिवाइन फेम।
मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मनुष्य को वक्त से डर के रहना चाहिए। ये वही अमिताभ बच्चन थे जिनका घर नीलाम हो रहा था, ये वही अमिताभ बच्चन थे जो बर्बादी के कगार पर थे, ये वही अमिताभ बच्चन थे जो सहारा के बोर्ड में होते तो सुब्रत राय सहारा के साथ जेल में होते, ये वही अमिताभ बच्चन थे जिनके सैकड़ों करोड़ रुपए के कर्जे की अगर मुक्ति नहीं होती तो वो बेजम बालिया से बड़े व्यक्ति नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर होते जी। और ये वही अमिताभ बच्चन है जिन्होंने बयान दिया था कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं मुंबई की सड़कों पर देश का महानायक नहीं होता, टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर होता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई जी। अमर सिंह जी, एक आखिरी सवाल, बीच में ऐसी चर्चाएं आई पॉलिटिकल सर्किल में कि आप और भाजपा के बीच में कुछ बातचीत बन रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जी मैंने नहीं कहा, इसलिए नहीं कि मैं उनका समर्थक हो गया, इसलिए कि उनके विरुद्ध कहने लायक कुछ है ही नहीं, उन्होंने कहने का अवसर ही नहीं दिया। या मैं उनकी स्तुति नहीं कर रहा था, उनकी चापलूसी नहीं कर रहा था। पहली बार देश में निर्णायक सरकार आई और भारत का एक मतदाता होने के नाते इस निर्णय का हमको सम्मान करना चाहिए जी। जब घर वापसी की बात हुई, जब निरंजन ज्योति की बात हुई तो उसकी हमने निंदा की जी। घर वापसी कराने वाले राजेंद्र सिंह को उनके पद से हटाया गया, निरंजन ज्योति के लिए उन्होंने सार्वजनिक क्षमा याचना की, पार्लियामेंट में भी माफी मांगी, और गोडसे का ब्रह्मा मंडल का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया जी। तो किस बात पर आप नरेंद्र मोदी की बुराई करेंगे। और संघ के लोगों से भी हाल फिलहाल मेरी मुलाकात हुई, संघ के लोग कड़े हैं, क्लिष्ट हैं, और संभवतः इसलिए हैं कि वो हमारे यहाँ पूरा में कहते हैं मरारू न लइका चली द्वारका तो लोग कहते हैं कि संघ के एक संगठन मंत्री रामलाल जी और कृष्ण गोपाल जी नियंत्रण करते हैं जी। एक समारोह में मैं गया था, स्मृति ईरानी के साथ कृष्ण गोपाल जी बैठे हुए थे, मैंने उनको पहचाना तक नहीं, और बाद में मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अगर मैं पहचान लेता तो प्रणाम करता जी। लेकिन इन्हें आत्मश्लाघा की आदत नहीं, उनको फुटास और छपास की बीमारी नहीं, फोटो छपे या न छपे जी। हमारे लिए आरोप लगता है कि अमर सिंह की और संघ की और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में मेल नहीं, वो बहुत वाचाल हैं। हम समाजवादी रहे हैं, हुड़दंगी रहे हैं, और हमारे यहाँ हल्ला बोल की संस्कृति रही है, तो जैसा देश वैसा भेष। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना पड़ेगा तो हुड़दंग छोड़ना पड़ेगा जी। और संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो समन्वय है उसको समझना पड़ेगा जी। लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है, ये मीडिया का कयास है जी। और न तो मेरे अंदर ये उत्कट अभिलाषा है कि कल मुझे कोई पद मिल जाए। मैं आपको स्पष्ट करूं, आप हमारे मित्र हैं जी, कि अगर मैं किसी राजनीति में जाऊंगा भी तो मैं संसद सदस्य नहीं बनूंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा जी। मैं बिना पद लिए, बिना संसद सदस्य बने सार्वजनिक जीवन में काम करूंगा। आज अमित शाह के सांसद नहीं है, लेकिन किसी सांसद से अधिक महत्वपूर्ण है, स्वाभाविक है। आज हरकिशन सिंह सुरजीत सांसद नहीं रहे, कभी नहीं रहे, और प्रकाश करात भी सांसद नहीं है, और बल्कि मार्क्सवादी पार्टी में तो यह वर्धन साहब कभी नहीं रहे, बल्कि वामपंथी दलों में तो ये नियम है कि अगर आपको दो टर्म मिल गया तो तीसरे टर्म में आप हो ही नहीं सकते। तो मुझे तो मुलायम सिंह की अनुकंपा से 18 साल संसद में रहने का अवसर मिला। मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि उन्होंने मुझे संसद नहीं बनाया, मैंने उनसे मांगा ही नहीं, तो देंगे क्यों? मैं उनके दल में ही नहीं हूँ तो विचार क्यों करेंगे? ठीक बात है। लेकिन जब किसी अन्य विषय पर मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कल आपको पर्चा भरना है जी। और उसके बाद इल्लेपो, तो मुलायम सिंह जी के स्मृति पर मैंने कहा था ये वो मुलायम सिंह नहीं है जिन्हें मैं जानता था। इसका उन्होंने बुरा भी माना जी। और हमसे बड़े हैं, इसके लिए मैं उनका क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे राज्यसभा दे दें 2016 में या मेरे ऊपर फिर अनुकंपा कर दें। उन्होंने बहुत दिया देने वाले ने मुझको, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं उसे मेरे सामने तोड़ दो। अमर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अमर सिंह जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, सवाल जवाब के नए सिलसिले के साथ। तब तक आप देखिए समाचार प्लस। मुझे दीजिए इजाजत।